देखो हमें D2 में सबसे पहले ये दे रखा है, what electronic transition of He plus spectrum would have the same wavelength as the first Lyman transition of hydrogen. First Lyman transition of hydrogen 2 to 1 excitation हमने कुछ ये किया, क्लियर। अब हमें चाहिए कौन सा स्पेक्ट्रम सेम शो करेगा फॉर He प्लस। तो He प्लस के लिए Z2 ले लिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमें n1 n2 कैलकुलेट करना है फॉर हीलियम, क्लियर। हाइड्रोजन के लिए हमें दे रखा है 1 n2 फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, नाउ वन इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्लियर, तो उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ये r कैंसिल हो गया, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू, इस 2 स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ, क्लियर। तो 2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। इस पूरे को कंपेयर कर लो इससे और इसको कंपेयर कर लो इससे। जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे, n1 स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, n1 विल बी 2। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, n2 विल बी 4, ठीक है। तो जस्ट दोनों को इक्वेट करके n2 का वैल्यू निकालो, तो आंसर आएगा 4 to 2। इज दैट ओके? D2 विनीत का डाउट था और आगे भी रूही का डाउट था, क्लियर है? D2 विनीत एंड रूही। साक्षी ने 345235 लिखा है, आई डोंट नो कि कौन से सेक्शन का लिखा है। साक्षी मेंशन करो उसमें ABCD कौन सा सेक्शन। डी सेक्शन, वही बोला था। ठीक है, तो D3 फ्रॉम साक्षी, calculate the frequency of light emitted for an electron transition from the 6th to 2nd orbit of the hydrogen atom। हमें frequency चाहिए for the transition from 6th to 2nd orbit। In what region of the spectrum does this light occur? We have formula 1 by lambda equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। 6 to 2 दे रखा है यहाँ पर, तो 6 will be higher orbit, 2 will be lower orbit। If you multiply by c both the side, 1 by lambda में c का multiply किया, यहाँ भी c का multiply कर दिया, तो c by lambda will be frequency। तो ये frequency आ जाएगा, क्लियर। हमें c का वैल्यू पता है, r का पता है, कैलकुलेशन पार्ट बचता है इसके बाद। अब यहाँ पर हमें पूछा है किस रेंज में आएगा ये, तो एक काम करो, उसका तुम वेवलेंथ कैलकुलेट करके देख लो। जनरली विजिबल या यूवी में से एक होगा, ठीक है। तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और इट इज बेटर टू कैलकुलेट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 से सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, सो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है 3.4 विथ नेगेटिव साइन, क्लियर। सिक्स्थ ऑर्बिट का एनर्जी होता है हमारा 13.6 बाय 36 माइनस 13.6 बाय 6 स्क्वायर कर दो, क्लियर, 36। 5 तक का तो हमने, 4 तक का हमने देखा था, 6 का तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू आएगा, चलो उसको एक बार सॉल्व करके मैं बता ही देता हूँ। 13.6 डिवाइडेड बाय 36 होता है 0.38 रफली, और तुम्हें ये वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना खुद से ही। तो इफ यू टेक द डिफरेंस, ये आता है 3.02 के आसपास। यदि हम इसका 12400 डिवाइडेड बाय 3.02, 4100 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। हमें पता है विजिबल में विबग्योर का वेवलेंथ वेरी करता है 3800 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। सर वो नेगेटिव आएगा ना, 3.02 नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि
हाँ ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो माइनस माइनस ये प्लस। So 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रेंज। तो ये 4100 आ रहा है, विजिबल रेंज में आएगा। जनरली जो ट्रांजिशन होते हैं बाल्मर सीरीज में, वो विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट में आते हैं। सर हर्ट्ज की फॉर्म में 7.4 into 10⁻14 आ रहा है, तो वो भी बराबर है ना? हर्ट्ज आ रहा है फ्रीक्वेंसी, वो कैलकुलेट करना है। ये हमने जो कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म किया है कि वो विजिबल में आएगा या फिर यूवी में आएगा, क्योंकि मुझे विजिबल का वेवलेंथ पता है। फ्रीक्वेंसी ऐसा जनरली याद नहीं रखी जाती है ना, वेवलेंथ याद रखी जाती है। तो क्रॉस चेक किया। तो फिर पीछे हर्ट्ज में क्यों दिया हुआ है? अरे तो दो क्वेश्चन पूछे हैं, ये आंसर मैंने दिया है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहां से आएगा जो मैंने सॉल्व भी नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग। 3 ओके into 10 to the ओके। power 8। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो हर्ट्ज में आंसर आएगा। चलो चले हम आगे। आफ्टर D3 D4 भी है कुछ बच्चों का, देन D5 काफी बच्चों का क्वेश्चन है, डाउट है। D4 at what atomic number would a transition from 2 to 1 energy level result in emission of photon of this wavelength? अब हमें इस क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है, एटॉमिक नंबर पूछा है। देखो D4 को तुम दो तरीके से कर सकते हो, either you can go by Rydberg equation or you may go by energy diagram. So if we use energy diagram for D4 question, wavelength in angstrom is equal to 12400 upon energy difference between two concerned level in electron volt. हमें वेवलेंथ दिया है, एनर्जी डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा 1 और 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? एनीवन? 10.2 Z²। 10.2 Z²। गुड। 12400 300 एंगस्ट्रॉम। 3 into 10 to the power minus 8 मीटर है, 300 into 10 to the power minus 10 मीटर कर देना। क्लियर? तो 300 into 10 to the power minus 10 मीटर एंगस्ट्रॉम में आ गया। Z के लिए सॉल्व करना है हमें। ये 2 0 गए, 10.2 into 3 30.6 अंडर रूट, रफली 4 आ रहा है अंडर रूट में। Z is 2। Z इज ऑलवेज होल नंबर, तो हमें बहुत ज्यादा डेप्थ तक उसे सॉल्व भी नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट डेसिमल में जाना है। प्रीति का मैसेज था सर लास्ट क्वेश्चन में, व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय C, बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट प्रीति वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी न्यू। तो 1/λ का फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ भी C का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी C का मल्टीप्लाई किया, C/λ होता है फ्रीक्वेंसी। इज दैट ओके प्रीति? सर वो नीचे डिनोमिनेटर में 300 कैसे आया? 3 into 10 to the power minus 8 मीटर, 300 into 10 to the power minus 10 मीटर, इसको हमने लिख दिया एंगस्ट्रॉम। इज दैट ओके?
ओके सर। अच्छा, होप उस दिन पीटीएम में तुम्हें जो अनऑफिशियल तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप था जिसे डिलीट करने का बोला गया था हो गया होगा अब तक। एक्चुअली अगेन जैसा बोला गया है, तुम जब घर पे पढ़ रहे हो तो एक मोबाइल अगेन बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें कुछ मैसेज आते हैं, हमारा पूरा फोकस उसमें चला जाता है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, जो डेफिनेटली एशिया का मैं बोलूँ टफेस्ट एग्जाम है। तो एग्जाम उतना इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा तुम्हें फोकस रहने की जरूरत है। और मैंने एक दिन देखा, मतलब किसी भी एक स्टूडेंट का जब वो व्हाट्सएप मोबाइल मैंने लिया, पेरेंट्स आए थे, लिया हाथ में, चेट देखा, एक दिन में 700 चेट। मतलब क्या कर रहे हो तुम? और उसमें कुछ भी यूजफुल नहीं है ऐसा। तुम्हें यदि कुछ करना ही है, क्वेश्चन भी डाउट डिस्कस करना है, तो तुम टीचर को मैसेज करो। मतलब मुझे नहीं ध्यान है कि किसी भी बच्चे ने मुझे मैसेज किया होगा डाउट और मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया होगा। एटमैक्स ये हुआ होगा कि रिप्लाई उसने सुबह मैसेज किया होगा, मैंने शाम तक रिप्लाई किया। और यदि बाई चांस भूल भी जाते हैं, सर प्लीज कंसिडर, ऐसा करके वापस भेज दिया एक दिन बाद। तो ध्यान रखो, मतलब ये चीजें अभी सिर्फ 2 साल के लिए अवॉइड करो। उसमें तुम झगड़ भी रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। सर्वेश इज देयर? सर्वेश? हाँ सर्वेश, आवाज आ रही है? मुझे तुम्हारी नहीं आ रही है। चलो D5 नेक्स्ट। अब ये ध्यान रखना, ऐसा कोई ग्रुप बना और उसका जो जो भी उसका बेसिकली एडमिन रहेगा, जो भी ग्रुप बनाएगा, सबसे पहले उस पे मतलब उस पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उस पर ही एक्शन लिया जाएगा। तुम्हें पर्सनली अपने फ्रेंड को किसी को भेजना है, मैसेज भेजो, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना है पूछो, बट ग्रुप पे मत बनाती करो चीजें। चलो अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ कि हमने एक फॉर्मूला देखा है, n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2 नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n2 to n1 ऑर्बिट। Yes. Yes, sir. ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन देन हीलियम देन लिथियम 2 प्लस और उन्हें ऐड करने जाएंगे तो कुछ केसेस डबल से काउंट हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होंगे जो डबल से रिपीट हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। हु इज दिस नीडी भातु अग्रवाल? हु इज दिस निधि अग्रवाल? ऑलवेज एंटर विथ योर नेम ना, मतलब अपने ब्रदर सिस्टर या किसी और के नाम से एंटर होते हो, पता नहीं लगता कि कौन है क्या है। अपने ही नाम से एंटर होना है तुम्हें हमेशा। हम्म
ये क्वेश्चन तुम्हें यदि समझ में आएगा, इसका मतलब तुम्हें स्पेक्ट्रम कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या लाइंस होती हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करें। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, पहले ओनली वन क्वेश्चन लाइन। का मीनिंग समझाओ। क्वेश्चन ये है, in case of hydrogen, electron is present in first excited state, that is second orbit, ये तो हाइड्रोजन हो गया। In case of helium plus, electron is present in fourth orbit, third excited state, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। In case of Li2 plus, electron is present in sixth orbit, यहाँ पर sixth orbit में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। So when electron de-excited from this higher orbits to lower orbits, how many different spectral lines can be observed? How many wavelengths can be observed? ये क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से de-excite होगा, कितने wavelengths ऑब्जर्व होंगे, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पर 1 होगा और इसका एनर्जी है 10.2। क्लियर, इसका एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z is 1 for hydrogen। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कैन de-excite फ्रॉम 4 to 1 इन दिस मैनर। ये 6 लाइंस होंगी, हमने काउंट भी किए थे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंट लाइंस, जो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, 6 लाइन यहाँ पे आ रहा है। इफ यू गो बाय द फॉर्मूला, ड्रॉ करने जाओगे काफी लेंदी हो जाएगा। तो यदि फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, n2 minus n1 plus 1, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? 21 क्या 21 so if we go by the formula, 6 5 are 30 by 2 50 हो जाएगा। Yes. इसमें 1, इसमें 6, इसमें 15। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको डायरेक्टली ऐड करके रिपोर्ट कर सकते हैं, बट इफ वी ऐड देम डायरेक्टली वी कैन हैव वन एरर इन दिस। हो सकता है यहाँ पे कोई स्पेक्ट्रल लाइंस और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो सेम हो जाए। Clear? It may be possible some of the energy wavelength in this case, in this case, and in this case may be equal. तो हमें वो केस अवॉइड करना होगा जहां पर इक्वल वेवलेंथ आ जाए। क्लियर? अच्छा, ये 10.2 Z स्क्वायर है, 2 to 1। ये मिनिमम एनर्जी रेंज का देखेंगे, जस्ट अ मिनट। मेरी आवाज नहीं चली आ गई रही सर। है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही सर। आपको आवाज आ रही क्या? हेलो, नो सर। अभी भी नहीं आ रही सर आवाज। नो वॉल्यूम सर। नो सर।
नो नो सर आपका Am I audible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो मैंने रिकनेक्ट किया तो प्रॉपर आ रही है आवाज। Sir, excuse me. या सर CS भी सिखाते हैं हमारी क्लास में। CSB CS कंप्यूटर साइंस। मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो? पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, जनरली जो यहाँ पे होता है वो होता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। कंप्यूटर मैंने अभी साइंस आपके वो प्रोफाइल पे देखा ना, वी कोच फॉर। कॉमर्स का होता है ना। अच्छा, CS कंपनी सेक्रेटरी उसका पूछ रहे हो? वो CACS? कॉमर्स का होता है। हाँ, वो CACS कॉमर्स का है, ऐसा कुछ है। अच्छा, और मुझे वो लगा actually कंप्यूटर साइंस है। नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, वो कंपनी सेक्रेटरी CACS, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी। वो नासिक सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड DP था जो कोटा से आया था, तो उसको बना लिया है, बस ऐसा है। कोटा में होता है जनरली CACS कॉमर्स। चलो हम D5 क्वेश्चन पे थे। मैं D5 क्वेश्चन वापस से एक बार बता देता हूँ कि क्या था। हमें यहाँ पर बेसिकली when electron is de-exciting from 2 to 1 in case of hydrogen, 4 to 1 in case of He plus, 6 to 1 in case of Li2 plus, they will emit certain radiations। हमें ये दिख रहा है कितने different wavelengths होंगे, कितने different radiations होंगे जो common, तो हमें हटा आहाना, अभिराज, अजिंक्य, am I audible? Yes, sir. पीयूष और हितेश का मैसेजेस नहीं है। मुझे और भी बच्चे फीडबैक दो। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है सर सब? क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। क्लियर है सर। तो म्यूट हो गया। हमें आया है। वेट करो, चलो 2 मिनट वेट करो, उसके बाद फिर मुझे वापस से चेक बॉक्स में लिखना, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है वो क्लियर है दूसरे सिस्टम पे जो मैंने कनेक्ट किया है। सो टोटल हमें 21 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं। नाउ फ्रॉम दिस 21 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें उन स्पेक्ट्रल लाइंस को रिमूव करना है टू कॉमन। क्लियर? हमें बेसिकली डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका एनर्जी डिफरेंस। डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यदि वो 10.2 या उससे एग्जैक्टली वो होगा तो हमें चेक करना होगा। इसका वेवलेंथ यदि हम लिखें, ये इसका वेवलेंथ है फर्स्ट वाले का।
In this case, wavelength will be R2 square 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Clear? अभी N1 N2 क्यों लिखा है? Because this N1 and N2 can vary from 1 to 4. एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट करके देखो क्या N1 N2 के ऐसे कुछ वैल्यूज आ रहे हैं जो इस कंडीशन में पॉसिबल हैं. So when you equate 2 square by N1 square with 1, N1 आएगा 2, N2 आ जाएगा तुम्हारा 4. So 4 to 2 transition is exactly same as 2 to 1 transition. In case of He plus 4 to 2 transition, in case of hydrogen 2 to 1 transition, both wavelengths are same. तो ये कॉमन आ गया. तो एक तो हमें यही माइनस करना पड़ेगा. सर ये वापस एक्सप्लेन करो ना. देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पर 15 स्पेक्ट्रल लाइंस है. टोटल हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो 15 प्लस 6 प्लस 1 22 हो रही है. अब इन 22 में हमें उन केसेस को माइनस करना है जो कॉमन स्पेक्ट्रल लाइन से, कॉमन वेवलेंथ से. तो इसका एक ही वेवलेंथ है 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर. इसका लैम्डा होगा r z स्क्वायर, z is 2 for helium. इसका भी मैं लिख देता हूँ 1 by लैम्डा r 3 स्क्वायर 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Now in this question, n1 and n2 are given from 1 to 4. For this case 1 to 6. हमें n1 n2 के कुछ ऐसे वैल्यू यहाँ पे रखने हैं और ये चेक करना है क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है. तो सबसे पहले हमने इन दोनों को चेक किया. अच्छा सिंपल सा है, जब भी हमें इक्वेट करना होता है यू डोंट टू सॉल्व एवरीथिंग. r को ऐसे चीज रहने दो, जो z स्क्वायर उसे अंदर लेके जाओ. 2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर को 1 से इक्वेट किया तो ये आ गया 2 n1 का वैल्यू. 2 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से इक्वेट किया तो ये आ गया 4. जो अभी एक क्वेश्चन में किया अभी हमने जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले हमने वो किया था. क्लियर? तो 4 to 2 2 to 1 कॉमन वेवलेंथ आ रहा है, सेम आ रहा है. तो यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 4 रखो, 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो. तो 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर यही आ जाएगा. अब आते हैं इस केस पर. 3 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर को इक्वेट करो इससे. सो n1 तुम्हारा आ जाएगा 3 and n2 will be 6. So 6 to 3 transition, 4 to 2 transition and 2 to 1 transition. These 3 transitions are same. ये तीनों ट्रांजिशन इक्वल है, सेम है, सेम वेवलेंथ आ रही है. हम इसको 3 बार काउंट ना करके सिर्फ एक ही बार काउंट करें. हमें स्पेक्ट्रल लाइंस डिफरेंट चाहिए ना, तो तीनों सेम है. इन दोनों को हटा दो क्योंकि इसे ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. हमारे जो टोटल 22 केसेस आ रहे थे उसमें से 2 माइनस कर दिए हमने. कितने बचे? 20. और भी चेक कर लो, इसका तो हो गया हमारा कंपैरिजन एक ही था. क्या इन दोनों को इक्वेट करने पे और भी ऐसे कुछ कॉमन लाइंस आ रहे हैं क्या? तो व्हेन यू इक्वेट देम 2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा 4 to 2 6 to 3 जो कॉमन है. इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है. क्लियर? तो n1 n2 होल नंबर एक चेक करना काफी इजी है. सिर्फ ये 3 लाइन से जो कॉमन थे उसमें से 2 हटा दें. इसके अलावा भी इसका लेट से ये वाला लाइन कॉमन आता था, हम दो में से एक ही काउंट और भी कम कर देते. हमें जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, एक मिनट वेट करो, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है हमें सिर्फ उन्हें काउंट करना है. क्लियर? सो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें 1, इसमें 6, इसमें 15. अब इसके जो 15 है उसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा है जो उससे मैच कर रहा है, वही स्पेक्ट्रल लाइन इससे मैच कर रहा है. 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कॉमन है, 3 काउंट ना करके सिर्फ एक काउंट किया है और 2 को माइनस कर दिया 22. टोटल 20 आंसर आ रहा है. बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर 4 सैंपल लिए होते तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि अगर इसमें 3 सैंपल्स थे तो उसमें 2 कट ही होंगे क्योंकि 2 ही कॉमन आएंगे. ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है स्टैंडर्ड. और जब मैं स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो इसलिए बोला था सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें एक एक केस लेके आगे बढ़ना पड़ता है. और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में फ्रेम होते हैं जहां पे तुम्हें सोचना है. ऐसा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है. जैसे n2 - n1 दैट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. इमेंस हो सकता है उसको बेस्ट क्वेश्चन आता है, बट एडवांस में जिस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, बट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरली जहां तुम्हें थोड़ा सा थॉट देना पड़े. तुम्हें 3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन के लिए एडवांस, वो 3 मिनट प्रॉपर तुम अच्छे से यूटिलाइज कर सको, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं. क्लियर? एडवांस में जनरली एक क्वेश्चन के लिए 3 to 3.5 मिनट मिलते हैं. मुझे आज तक ऐसा फीडबैक नहीं मिला है किसी बच्चे से जिसको मतलब एग्जैक्टली ऐसा हुआ हो कि हाँ हमारा पूरा पेपर खत्म हो गया और हम आधे घंटे पहले पेपर देके बैठे.
मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एडवांस में स्पेशली। मतलब डेफिनेटली वहां पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि टाइम कम पड़ता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं जिसमें इतना थॉट देने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम, तो हम लास्ट का जो टाइम रहता है उसके लिए छोड़ देते हैं। तो जब हम लास्ट का टाइम उसके लिए छोड़ देते हैं और वो कुछ क्वेश्चन उसमें से होते हैं, कुछ क्वेश्चन में हमें स्टिल छोड़ के आना होता है एडवांस में। कट ऑफ इज अराउंड 50%, तुम 75% बहुत अच्छा से अटेम्प्ट कर रहे हो एडवांस में, तो अच्छा स्कोर आता है। चलो D5 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं पार्ट 2 पर। सर यस सर सर मुझे फिफ्थ वाला क्वेश्चन में अंडरस्टैंड नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे कॉल कर लेक्चर के बारे में बताता हूँ ना। लेक्चर के बाद कॉल करिए, इतना वीडियो वापस देख लेना फिर। यस चलो पार्ट 2 प्लीज टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 2। D3 from Preeti and Samek. D3 में हमें बोला है in case of hydrogen if electron is de-excited from fifth excited state, that is sixth orbit, to the ground state, how many spectral lines can be observed in infrared region? जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा वो काउंट होती है यूवी में, सेकंड पे आएगा वो काउंट होती है यूवी प्लस विजिबल में। If electron is de-exciting from any higher orbit to lower orbit and the lower orbit is 3 or more than 3, then we count in infrared region. क्या हमने ऐसा ही लिखा था प्रीति कि जब भी थर्ड ऑर्बिट मतलब पार्शियल सीरीज ब्रैकेट सीरीज टी पॉइंट हम्फ्री सभी इंफ्रारेड में आते हैं। ये लाइनमैन हो गया, ये बाल्मर हो गया, इसमें इंफ्रारेड नहीं आता है। तो 3 या उसके ऊपर वाले सारे ट्रांजिशन इंफ्रारेड। हायर ऑर्बिट 6, लोअर ऑर्बिट 3, N2 minus N1 plus 1, N2 minus N1 by 2 आंसर। सर ये वापस समझाना सर, नेटवर्क इशू था। सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में डी एक्साइटेशन में हमें कितने वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगे, ये क्वेश्चन। तो इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगे हमें 6 से बेसिकली लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑर्बिट का होता है यूवी, सेकंड ऑर्बिट का होता है यूवी प्लस विजिबल, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट जब इन पे डी एक्साइटेशन होगा तो हमारा आ जाएगा इंफ्रारेड रीजन। लाइमन, बाल्मर, पार्शियल ब्रैकेट टिफन, पार्शियल ऑनवर्ड्स ऑल आर इन इंफ्रारेड रीजन। तो हाई ऑर्बिट से इंफ्रारेड के नंबर्स। समय प्रीति D3 इज ओके? Yes, sir. ठीक है। फिर यज्ञेश का था D5, यज्ञेश एंड अजीम का number of visible lines when an electron returns from fifth orbit up to ground state. I think अजीम के या यज्ञेश ये जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इसके बाद में D5 क्लियर हो गया होगा। इसमें विजिबल निकालना है। हाँ सर तो मतलब बाल्मर ना अभी N2 will be 2 नहीं सर सॉल्व किया था इसमें यूवी
मैं इसको बताता हूँ। अब देखो, हाँ वैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो D3 से। नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट। अच्छा ये बताओ, 5 से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 2 पे आता है वो होता है विजिबल। ये विजिबल होगा, ये 4 पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। क्लियर? अब इसमें विजिबल रेंज कितने होंगे? क्या ये विजिबल है क्या? नहीं, ये तो लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट में आ रहा है। सो 5 to 4 ट्रांजिशन विल नॉट बी विजिबल। विजिबल होगा सिर्फ 5 to 2 फर्स्ट, सेकंड होगा 4 to 2 और थर्ड होगा 3 to 2। ये तीन होंगे, ये दोनों कॉमन है। सो तीन ही लाइंस आएंगी, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2। दे आर इन विजिबल रेंज। तुम इस फॉर्मूले में 5 और 2 रखोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। उसमें तो ये लाइन से तुमने काउंट कर लिए, 5 to 4 वाला, 4 to 3 वाला, 5 to 3 वाला। यू डोंट नीड टू काउंट दिस लाइंस व्हिच आर नॉट इन बाल्मर सीरीज। यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि फिर से सेकंड ऑर्बिट पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, क्वेश्चन है बाल्मर सीरीज में कितनी होगी। तो बाल्मर सीरीज में तो 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2। So lower orbit is fixed, that is second orbit. Higher can be anything, जो इस केस में दे रखा है fifth। उसका आंसर 3 आएगा। Is that okay? अजिंक्य, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी सब्जेक्टिव था, देखना था हमें। Yes, sir. यज्ञेश, clear D5? Yes, sir. Then D7 from Samay. The difference between the wave number of first line of Balmer series and last line of Paschen series. Wave number means 1 by lambda. ये लिया था लास्ट लेक्चर में। Yes, sir. यस सर, वो दोनों प्रॉब्लम लिए थे D6 और D7। ठीक है, एक मिनट जस्ट लिख देता हूं, मैं कर ही रहा हूं। 1 by lambda for first line of Balmer series. First line of Balmer series for Li2 plus Z is 3. ये फर्स्ट केस। And last line of Paschen. समय फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, 1 by lambda, that is wave number correct. So equation 1 minus equation 2 will be the final answer. सॉल्व कर लेना इसके बाद। चलो Okay. होमवर्क को ठीक था क्या? और कहीं से था होमवर्क? सर एक्सरसाइज 2 से भी था। एक्सरसाइज 2 से भी था। पार्ट 1 write down your doubts of exercise 2 part 1 in chat box. Part 1 exercise 2. जिस ऑर्डर में चैट बॉक्स में आएंगे मैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करते चले जाऊंगा। 15th question from Ajinkya and Vinit. देखो
15 क्वेश्चन में दे रखा है when electron is de-excited from nth orbit to first orbit, total number of lines in Balmer series are 2. There are 2 lines in the Balmer series. So Balmer series में 2 lines कब होंगे? Definitely ये fourth orbit रहा होगा, 4 to 2, 3 to 2. तभी possible है. So indirectly तुम्हें fourth orbit नहीं दिया है. The information is given to calculate the number of orbit here. ठीक है? So fourth orbit हमने predict किया given information से. Now the question is, in 15 question, if we supply 13 electron volt energy, energy supplied equal to ionization energy plus K max. हमें K max calculate करना है. चलो ionization energy का फॉर्मूला रख देते हैं plus 13.6 Z square. कौन सा आइटम दे रखा है? हाइड्रोजन. अपॉन N square. N is 4 plus K max. So K max आ जाएगा 13.6 और ये होता है 0.85, 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Is that okay, Vinit, Ajinkya? Yes, sir. Sakshi? Yes, sir. Yes, sir. चलो 15 के बाद रितेश का क्वेश्चन था 6. In Bohr's model of the hydrogen atom, the ratio between the period of revolution of an electron in the orbit of n equal to 1 to the period of revolution in the orbit n equal to 2. Time period is directly proportional to n cube by z square. रितेश ये फॉर्मूला हमने क्लास में डिराइव किया है, चेक करना. एटॉमिक नंबर इज सेम 1 to 2. 1 is तो बेसिकली टाइम पीरियड हो जाएगा n क्यूब का रेशियो. t1 by t2 1 cube first to which orbit? 2. 2 cube. Answer is 1:8. Is that okay, Ritesh? Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन था 12th अंश कामत का. अंश हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है nu1 is the series limit for the hydrogen. So infinity to 1 series limit हो गया Lyman series के लिए. First line of Lyman series is given in 12th question nu2. So nu2 हो गया 2 to 1 first line of Lyman series. And then we have to determine series limit for the Balmer. Series limit for the Balmer is infinity to 2. तो हमने पहले तो इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया कौन सा है. Now energy of this is equal to energy of this plus energy of this. Energy conservation, first का energy होगा second का plus third का energy. So we can write energy of 3 will be 1 minus 2. ये energy diagram है ना, energy conservation. This energy should be equal to this plus this. So E3 को रख दो Planck's quantum theory से. H nu 3, H nu 1, H nu 2, H cancel. अंश कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 12th क्वेश्चन में? बी ऑप्शन है. ठीक है. After 12th, question number 14 from Yadnesh. Not B. First match कर रहा है. सर ए आंसर है सर. हाँ, ए ऑप्शन मैच कर रहा है nu1 minus nu2. सब 14 में इक्वेट करना है क्या? If the shortest wavelength of Lyman series of hydrogen atom is x, then the wavelength of the first line of Balmer series. रेशो लेना है. एक wavelength दिया है, दूसरा कैलकुलेट करना है. Take the ratio and use Rydberg equation. Okay. Clear?
सर सर डाउट है यस मुझे। सर। सर मेरा आंसर 9x/5 आ रहा है, पर पीछे 36x/5 दिया है। सॉल्व करता हूँ मैं। सर इसमें एनर्जी डायग्राम का यूज कर सकते हैं क्या? एनर्जी डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट एनर्जी डायग्राम का यूज करके कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे फिर? एनर्जी डिफरेंस वाला? हाँ एनर्जी सर। डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो हाँ थोड़ा सर। सा देखो, तुम्हें याद है, तुम्हें अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नहीं, तुम्हें नहीं, जे को बताया था। जनरली क्या होता है, काफी बार हमें ऑप्शंस देख के, जब भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन एक तरफ पढ़ा, क्वेश्चन से ऑप्शन पे गए, ऑप्शन से वापस से क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे 9x/5 30x/5, ये देख के ही मुझे क्लिक होता है, दे वांट टू यूज, लाइक उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये चाहते हैं कि हम उसमें रेडबर्ग इक्वेशन यूज करें। So 5 36 से तभी आते हैं 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। तो वो जो ऑप्शंस इस फॉर्म में दे रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या डेसिमल में नहीं दे रखे। डेसिमल में देते तो मैं 10.2 3.4 वो सारे फॉर्मूले यूज। काफी बार ऑप्शंस देख के हमें थोड़ा सा चूज करना होता है ना कि कौन सा फॉर्मूला सर बेटर है। आंसर वहां से भी आएगा, बट वो डेसिमल को तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो बेटर है जहां फ्रैक्शन में आ रहा है उससे हम डील करें। शॉर्टेस्ट सर वेवलेंथ, ऐसा ऐसा होता है कि मतलब जनरल पूछ रही हूँ, मतलब लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो और ऑप्शंस देखो, उसमें से आंसर मिल जाता है। मतलब मैंने ऐसा ओरिएंटेशन सेशन में देखा था एक। नहीं समझ में आया मुझे, फिर से रिपीट करो क्या बोला। मतलब क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वो पहले पढ़नी चाहिए और ऑप्शंस पहले देखने चाहिए। हाँ बट मतलब डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन से क्वेश्चन ही एक लाइन का होगा तो फिर क्या करोगे? अब जैसे 11 क्वेश्चन हुआ, 12 क्वेश्चन हुआ, एक लाइन मतलब एक ही सेंटेंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वन सेंटेंस है, तो मैं इस मतलब चीज से क्या बहुत ज्यादा, पूछा है वो देखो पहले, ऐसा। मतलब यदि मुझसे पूछोगे कि क्या सही अप्रोच है, मैं तो ये एडवाइस करूंगा, एक बार रफ पूरे क्वेश्चन के द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब विद इन 5 सेकंड पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पे गए, फिर क्वेश्चन पे वापस आ, मतलब वो थोड़ा बेटर है। या क्वेश्चन को जस्ट देख लिया, पढ़ा भी नहीं और ऑप्शन पे चले गए, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़, मतलब ऑप्शन किस फॉर्मेट में दे रखे हैं उस तरीके से फिर हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें। अब जैसे हम कर रहे हैं अभी 14 क्वेश्चन, देन वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और ऑप्शन दे रखे हैं x में, तुमने लास्ट लाइन पढ़ भी ली और x क्या है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है ऑप्शंस में, तो फिर मतलब फिर से तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ऑप्शन पे आओगे, फिर जाओगे, तो ये जो पॉइंट है मैं मतलब हर क्वेश्चन के लिए तो वैलिड नहीं बोल सकता। सर 14 सम एनर्जी डायग्राम से थोड़ा फास्ट नहीं आता क्या? नहीं, एनर्जी डायग्राम से फास्ट नहीं आएगा, ये रेडबर्ग से ही आएगा। आंसर आएगा एनर्जी से, बट यदि हम प्रॉपर अप्रोच देखेंगे तो रेडबर्ग से होगा, बिकॉज़ ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेडबर्ग। Shortest wavelength of Lyman series of hydrogen. Lyman series shortest wavelength maximum energy. ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और ये कैलकुलेट करना है। रेशियो ले लो रेडबर्ग से, r z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/infinity r z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ पे लेमडा डैश ऊपर चला जाएगा और लेमडा नीचे आ जाएगा, लेमडा इज गिवन x, 1 बचा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 5/36 36/5, इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो तुम देखोगे जिस फॉर्म में आंसर दे रखे हैं ना, उस फॉर्म में बेटर है हम रेडबर्ग यूज करें। तुम एनर्जी डायग्राम से जाओगे, डेसिमल में आंसर आएगा, फिर कन्वर्ट करो।
चलो आगे चलते हैं। रितेश मैंने सॉल्व किया है। चेक कर लेना। आफ्टर 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। 9 क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी। नाइन क्वेश्चन में एक्चुअली के का वैल्यू दे रखा है। साक्षी 9 क्वेश्चन का जो आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी के जेड स्क्वायर बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जस्ट वैल्यू पुट करना है। क्या होता है एप्सिलॉन का मतलब क्या है, ये सब कुछ आगे कवर होगा फिजिक्स में। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है। Z फॉर Be3+ is 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसे 4 रखना। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन मैच करेगा -E² अपॉन पाई एप्सिलॉन r। सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, नहीं r है ना, तो डी ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर साक्षी? यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन। देन ऋषिकेश का था क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12। ऋषिकेश आई थिंक 10 क्वेश्चन अब ऐसे ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये था, काइनेटिक का होता है प्लस के जेड स्क्वायर बाय 2r, और k का वैल्यू ये रख देना, ऑप्शन मैच कर जाएगा 10 भी। एटॉमिक नंबर इज 3 फॉर लिथियम। हो जाएगा ऋषिकेश? तुम्हें सिर्फ k का वैल्यू पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऋषिकेश आर यू देयर? चलो हो गए एक बार के सारे क्वेश्चन। किसी का कुछ और डाउट तो नहीं बचा है अभी? पार्ट 2 भी है सर। अच्छा पार्ट 2 भी कर ही लेते हैं। पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है। पार्ट 2 में तुम क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। पार्ट 3 भी है सर। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करते हैं। पार्ट 2 डाउट? फिफ्थ कौन सा क्वेश्चन? सर, क्वेश्चन नंबर 5। सर। क्या क्वेश्चन नंबर 5 पहले नहीं किया था हमने? नो सर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डील करना होगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू आर गिवन 0.6375। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 13.6 z square 1/1 square minus 1/2 square, this is the relation for the energy difference। अब हमें ये बताना है x का वैल्यू क्या है, मतलब हायर ऑर्बिट का x से लोअर ऑर्बिट पे जंप हो रहा है। तो हमें 0.6375 v1 दे रखा है, 3/4 टाइम्स ऑफ 0.85। तो यहां से हमें थोड़ा हिंट मिलता है। 0.85 इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड इनफाइनाइट ऑर्बिट। इसका एनर्जी डिफरेंस है कुछ।
तो सर फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी है सर। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी मतलब वो वैल्यू है 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्लियर। सो 0.6375 इज 3/4 टाइम्स ऑफ 0.85, 13.6 by 4 स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है वो। अब हमें इसे थोड़ा सा कंपेयर करना है। 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये 13.6 कैंसिल हो गया, क्लियर। चलो 3/4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। कंपेयर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इनवन इनटू ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना पड़ेगा। 1/1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 3/4 इनटू 1/4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को अंदर लेके आ जाओ, 1/4 स्क्वायर 4 to 8, 1/8 स्क्वायर इज दिस। सो हमने 3/4 को लिखा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इस 4 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जो यहाँ पे था 1/4 स्क्वायर, 4 into 1 4, 2 into 4 8 स्क्वायर। तो n1 का वैल्यू हो गया 4, n2 का वैल्यू हो गया 8, x will be 8। ट्रायल एंड एरर से हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। सर वो आपने 0.6375 को कन्वर्ट किया है ना? हाँ 0.675 को लिखा है 3/4 टाइम्स ऑफ 0.85 और 0.85 मुझे पता है वो 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर होता है, ताकि वो 13.6 कैंसिल हो पाए और कुछ भी नहीं है ना। क्लियर है? दर्शना, देवेंद्र, इज दैट ओके? यस सर, Yes, sir. नेक्स्ट सर 6 8, क्वेश्चन। हाँ उसके बाद लेंगे। वो देख बताता हूं मैं। 6th question, if first ionization potential of hypothetical let it be 16 volt, the first excitation potential, the word potential and energy in electron volt both are same, दोनों एक ही होते हैं। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब ये डिफरेंस 2 to 1। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है हमें कुछ, चलो 13.6, 2 to 1 का एनर्जी डिफरेंस वैसे भी हमें पता है 10.2 z स्क्वायर, इसका आयनाइजेशन एनर्जी का 13.6 z स्क्वायर, ये z स्क्वायर कैंसिल। आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें दे रखा है 16 वोल्ट, तो 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है रितेश? हो जाएगा ये क्वेश्चन? रितेश एंड यज्ञेश? Yes, sir. तो हाइपोथेटिकल आयनाइजेशन एनर्जी 16 वोल्ट दे रखा है, इनका एक्चुअल फार्मूला का रेशियो दिया और 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर 6 क्वेश्चन, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 8 electron and hydrogen atom jump from some higher level up to third level. If 6 spectral lines are possible, find the initial position. So n2 निकालना है हमें, n1 दे रखा है 3 और टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है 6। फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें क्या नहीं, ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना। दो वैल्यू जाएंगी, n1 + 1 n2 - n1 / 2, n1 को रख देना 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर लेना, बिकॉज़ n2 इज ऑलवेज होल नंबर। n2 को 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, 6 रख के देख लो, ऐसे चेक कर लो। सर 6 आई थी और -1 आई थी शायद। 6 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है हमें, n2 is always whole number, so you just need to use trial and error method, put n2 4 5 6 7 जो भी मैच कर जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड वो आंसर हो जाएगा। तो मैं एग्जाम में क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करने इतना टाइम नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक्सक्यूज मी बोलो सर, एक
सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। अच्छा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों का जैसे नेटवर्क इशू रहता है रेगुलरली, ट्राई करो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो तुम जहां भी हो, क्योंकि ऐसा है जो भी हम अभी कर रहे हैं, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है 2 साल की, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, मे बी 500-600 पर मंथ, बट इट इज द नीड ऑफ टाइम, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जिन्हें नेटवर्क इशू आता है वो ले लो डेफिनेटली, पेरेंट्स से बोलकर। चलो, एनी अदर डाउट फ्रॉम पार्ट 2? कंप्लीट पार्ट 2? यस। पार्ट 3 में कहां तक दिया था? 11 तक। पार्ट 3 तुम्हारा डीपीपी डिस्कशन हो गया, इस वीक का या बचा है? पार्ट 3 11 नहीं हुआ है। कब है? नहीं दिया है इस वीक में। सर डीपीपी कब शेड्यूल कब है? सर कौन सा डीपीपी? एलकेएम सर का लेक्चर लगा हुआ है कभी, डीपीपी डाउट डिस्कशन? सर डीपीपी पर नहीं लगा अभी तक। एक मिनट, मुझे चेक करना दो टाइम टेबल। सर डीपीपी मिला ही नहीं अभी तक। नहीं है हो गया इस सर। वीक सर में नहीं थर्सडे है। को हो गया, वेडनेसडे को हो गया था सर। उस टाइम सर वो ने एग्जाम डिस्कशन था। पेपर चेक किया। हाँ, पेपर डिस्कस किया था। डीपीपी का हमारा एक भी लेक्चर नहीं हुआ है अभी तक। सर मिला ही नहीं डीपीपी। एक सेकंड, एक मिनट वेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा डीपीपी और डाउट डिस्कशन इसी वीक से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कोर्स अभी थोड़ा आगे बढ़ा है, डीपीपी होंगे करने के लिए। तुम ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें डीपीपी बताए थे कौन से डिस्कस होंगे या नहीं बताए थे? नहीं बताइए सर। तो मैं अभी बता देता हूँ, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कौन से डीपीपी डिस्कस होंगे। और जो एलकेएम सर का लेक्चर हो रहा है इन आफ्टरनून, वो डीपीपी डिस्कशन और डाउट डिस्कशन होगा। मतलब डीपीपी हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, जो भी ऐसी चीजें ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन से डीपीपी करने हैं। क्या तुम्हें डीपीपी मिल गई? नहीं मिली सर डीपीपी। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की डीपीपी नहीं मिली। डीपीपी नहीं होती है, वो 3-4 चैप्टर्स की कंबाइन होती है। मैं तुम्हें पिक्चर्स ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जो भी डीपीपी डिस्कस हो रहे हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। सर सेंटर में डीपीपी नहीं है क्या? नहीं, डीपीपी आ चुके हैं, बट शायद अभी रिसेंटली आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सर पूरा मटेरियल नहीं आया ना अब तक। पूरा एक साथ आता नहीं है, ऐसा है जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता है ना, वैसे ही मटेरियल मिलता है। वो मतलब 3 या 4 पार्ट में आता है कोटा से। आज आए तो चलेगा? एक बार कंफर्म कर लेना। आई डोंट नो कि किस बैच के लिए आया है, क्योंकि जैसे जो जे बैच में थे, जो पहले रजिस्टर्ड हुए थे, उनका मटेरियल पहले डिस्पैच हो गया था कोटा से। तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे वैसे कोटा से डिस्पैच होते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने डीपीपीज हैं, आए जरूर हैं, कुछ बच्चों को मिल भी गए हैं। तो तुम एक काम करना, एक बार मैं आज आई डोंट नो सेंटर पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मिस्टर दीपक का नंबर है तुम्हारे पास? दीपक मीना? यस सर। उन्हें एक बार कॉल करके पूछ लेना है, मैसेज करके पूछ लेना कि सर जेबी बैच के डीपीपीज आए हैं नहीं आए क्या है। अदरवाइज मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। होमवर्क रहेगा तुम्हारा डीपीपी 1 टू डीपीपी 4। सर आप सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हो? डीपीपी 1, 2, 3, 4 ये होमवर्क रहेगा फॉर द नेक्स्ट डीपीपी डिस्कशन, और मैं इसके पिक्चर्स ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है? Is that okay? Yes sir. सर रेजो सर
यस सर। फिर से रिपीट करो ना डीपीपी। मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ वापस से। सर हाँ इस संडे टेस्ट होने वाली है क्या? मेरा टेस्ट लास्ट संडे था ना, अभी जो गया। यस यस सर। तो मेरे पोर्शन का इस संडे टेस्ट नहीं है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का हो तो आई डोंट नो, बट मेरे पोर्शन पे नहीं होगा इस संडे, केमिस्ट्री का नहीं होगा। ठीक है सर आज के होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है डीपीपी 1 to 4।